नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है। तो सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहते हैं? जो सबसे ऊंची चोटी है छोटे नागपुर पठार की उसका नाम है पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार को। इसे भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? इसे भारत का रूर कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। और छोटा नागपुर पठार ये खनिज संपदा से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। खनिज संपदा से बहुत ही ज्यादा क्या है? संपदा से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खनिज संपदा से बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो देखिए, अब यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा लिए गए हैं, तो जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस सीरीज को हम लोग धाकड़ प्रश्न के नाम से जानते हैं। देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय का एक जगह है। मेघालय भारत का एक राज्य है जिसमें नाम आता है आपका मासीनराम का। मासीनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? चेरापूंजी के नाम था। ये चेरापूंजी भी कहाँ पे थी? मेघालय में थी। मेघालय में आपकी इससे बात करें, मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी आपके मेघालय में पाई जाती है। और गारो खासी जयंतिया नाम की यहाँ की जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया नाम से यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती हैं। और बात करें जो मासीनराम है, ये मेघालय श्रेणी के ये पास पड़ता है। खासी पहाड़ी के पास पड़ता है। क्या? मासीनराम खासी पहाड़ी के पास पड़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची पहाड़ी भी है खासी पहाड़ी, ठीक, मेघालय की। तो इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी के सारे गारो खासी जयंती की जो पहाड़ी है शिलांग पठार के अंतर्गत आता है। ये शिलांग पठार के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में होती है। और लेह कहाँ की राजधानी है? ये लद्दाख की राजधानी लेह। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सरदार सरोवर बाग ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और नर्मदा नदी पे कहाँ पे बना हुआ है? ये गुजरात में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बात करें, बरौनी तेल शोध कारखाना ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। बरौनी तेल शोध कारखाना ये बिहार में है। राजधानी क्या है यहाँ की? पटना है। बात करें हल्दिया तेल शोध कारखाना, ये पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में है। राजधानी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की। और आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये केरल में है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये केरल में है। और सिनिओल्चू पर्वत ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। सिनिओल्चू पर्वत सिक्किम में है। आप लोग से बात करें कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? और जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? और आपसे पूछे कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जेमू ग्लेशियर ये कहाँ का ग्लेशियर है? और आपसे पूछे कि तीस्ता नदी ये कहाँ की नदी है? और फिर सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो इन सारे का जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जयलेपला दर्रा सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, तीस्ता नदी सिक्किम में। तो ये सारे के सारे सिक्किम है। और गंगटोक कहाँ की राजधानी है? ये सिक्किम की कैपिटल है। बात करें बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो आप लोग जानते हैं बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है। लेकिन आपसे पूछे कि आपका भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट, ठीक। आगे बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार, तिब्बत का पठार है। आगे हम लोग बात करते हैं कोलंबिया का पठार कहाँ पे है? कोलंबिया पठार की बात करें तो ये कहाँ पे? अमेरिका में है, यूएसए में। कोलंबिया का पठार अमेरिका में। और विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर की पठार को विश्व की छत कहते हैं। पामीर की पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व का मोती के नाम से किस
किसे जाना जाता है? पूर्व का मोती तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? बात करें सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। आपसे पूछे कि सुकुमारू का देश किसे कहते हैं, सुकुमारू का देश किसे कहते हैं, तो ये भी जापान को ही कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जापान की, बात करते हैं यहाँ पे संसद का क्या नाम है, जापान के संसद का नाम क्या है? डायट है जापान के संसद का नाम, ये भी बहुत पूछा जाता है। और लिटिल वेनिस के नाम से किसे जानता है? अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि का जो सूर्य है, अर्धरात्रि का सूर्य मिडनाइट सन, ये कहाँ पे है? ये नॉर्वे को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लिटिल वेनिस की बात करें, लिटिल वेनिस किसे कहा जाता है? वेनुजुएला को लिटिल वेनिस कहा जाता है, वेनुजुएला को। ठीक, बात करें पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, श्रीलंका को। आप लोग ध्यान रखें। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को क्विक सिल्वर का। अंतरिक्ष नगर, ये बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष नगर। भारत का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, यानी कि नासा का, सॉरी इसरो का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसे क्या कहते हैं? स्पेस सिटी कहते हैं, या अंतरिक्ष नगर कहते हैं, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, इसरो का हेडक्वार्टर। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताएंगे। वर्तमान अध्यक्ष इसरो के कौन है? ये सोमनाथ है, वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग जब बताएंगे कि 15 अगस्त 1969 को ये इसरो की स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सह्याद्री नाम से किसे जाना जाता है, तो सह्याद्री नाम से ये पश्चिमी घाट को जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की, उसे क्या कहते हैं? उसे कलसू बाई है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। बात करते हैं रेगुर मिट्टी, ये काली मिट्टी से कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को कहते हैं, हवाई द्वीप को कहते हैं प्रशांत महासागर की चौराहा। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। और दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा आपसे पूछे किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि गोदावरी नदी को कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये त्र्यंबक के पास से निकलती है, त्र्यंबक के पास से, ये महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी का उद्गम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये 15 अगस्त को और 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है? यश सोमनाथ हैं, इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ हैं। बात करें उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो इसरो का है वो क्या है? सतीश धवन से ये अपने उपग्रह को लॉन्च करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये अपना जो है उपग्रह लॉन्च करता है। ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड और उड़ीसा को याद रखेंगे। कोयले के सर्वाधिक भंडार में झारखंड और उड़ीसा को, यहाँ पे भंडार पूछे तो यहाँ पे, और उत्पादन पूछे तो आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक उत्पादन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। कोयला हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है, इस वजह से इसके बारे में भी जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अयस्क के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। दोनवास कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये यूक्रेन में है, ये फेमस है, यूक्रेन में है। अभी ये चर्चा में रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? कीव होती है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की हैं, यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। हेमेटाइट अयस्क है, ये कोयले का अयस्क है हेमेटाइट। बात करें केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ
गुड की खोज की थी? बार्थोलोमीव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग केप कोमोरिन कहाँ पे स्थित है? केप कोमोरिन कहाँ पे स्थित है? तो इसको आप लोग बताएंगे, ये भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है केप कोमोरिन। ठीक, भारत के दक्षिण में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु भी, भारत के मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपका कन्याकुमारी है मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन ऐसे पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु बताइए कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप पे ये स्थित है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो ग्रीनलैंड की खोज की बात करें तो इसकी खोज करते हैं रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी करते हैं ग्रीनलैंड की खोज, रॉबर्ट पियरी किए थे। और ग्रीनलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन ग्रीनलैंड की बात करें तो इस पे अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड पे अधिकार की बात करें तो इस पे अधिकार है डेनमार्क का, डेनमार्क का इस पे अधिकार है। आगे बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड ये जो है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है क्या? ग्रीनलैंड। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें मेडागास्कर की खोज किसने की थी? तो मेडागास्कर की खोज की बात करें तो डिगोदियज ने किया था। डिगोदियज, एक मिनट फिर से लिख दें। तो ग्रीनलैंड की खोज की बात करें तो इसकी खोज किया था डिगोदियज ने किया था। और ये कब किया था? सन 1500 ईस्वी में। और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है क्या? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये मेडागास्कर। और हिंद महासागर की बात करें ये सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है हिंद महासागर, सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसके बीच से एक रेखा जाती है। आप लोग बताएंगे कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा जाती है। और मकर रेखा पे जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य जो है एकदम लंबवत चमकता है। इस पे लंबवत पड़ता है 22 दिसंबर के दिन। इस वजह से पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को। और कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत कब चमकता है? कर्क रेखा पे तो ये 21 जून को चमकता है। और 21 जून को चमकने के कारण इसी दिन क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदी क्या है? तो मर्रे डर्लिंग की नदी है। 2 नदी है ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे नदी है और एक डर्लिंग नदी है। ये दोनों प्रसिद्ध नदी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान क्या है? कारगुल्ली और कुलगाड़ी की खान है ऑस्ट्रेलिया की। कालगुल्ली और कुलगाड़ी की खान है ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध सोने की खान है। बात करें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। बड़ा की बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। और सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा जाती है मकर रेखा, इसके बारे में हमने आपको बताया ही। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश की बात करें तो नौरू है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। और बात करते हैं कि यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं? यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो कौन से लोग होते हैं? एबोर्जियंस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जियंस होते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसियुस्को है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत। आगे बात करते हैं और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2228 मीटर है इसकी ऊंचाई, 2228 मीटर है इसकी ऊंचाई। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसी के अंतर्गत कौन सा मरुस्थल आते हैं?
सिम्पसन मरुस्थल आपसे पूछे, सिम्पसन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। और आपका कौन सा मरुस्थल आता है, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रैंडी मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है, सैंडी मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है। और आपके पूछ ले जाए कि गिब्सन मरुस्थल किसके अंतर्गत आता है, तो गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है और इसी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। लेकिन आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ पे है, झील की बात करें, यहाँ पे मरुस्थल की बात करें तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ग्रेट विक्टोरिया झील की बात करें तो ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है ग्रेट विक्टोरिया झील। और इसी से तो नील नदी आपकी निकलती है, नील नदी का उद्गम इसी से होता है। और नील नदी और ग्रेट विक्टोरिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, यहाँ से कर्क रेखा ग्रेट विक्टोरिया झील के बीचों बीच से होके जाती है और नील नदी यहाँ से निकलती है। और मिस्र को क्या कहते हैं, मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। ठीक, बात करें ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है, वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है ये जोड़ने का काम करता है, कहाँ पे, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, सिडनी को कहाँ से जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे दो शहर है सिडनी और पर्थ, इसको जोड़ने का काम करता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आप लोग बताएंगे कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी इसे कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे किस महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं, तो इसका जवाब बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कि जाम्बिया को कहते हैं, जाम्बिया को कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ये द्वीप के समान द्वीप पे बसा हुआ है इसीलिए द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होती है वो क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ठीक, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। आगे बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ये कौन सी है, एंडीज है, ये दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज। बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कैसे द्वीप है, ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये कैसा द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ। और भारत का प्रवाल द्वीप कौन सा है, ये लक्षद्वीप है, भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है, भारत का प्रवाल द्वीप। मिनिकॉय भी ये भारत का जो है प्रवाल द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप भी भारत का प्रवाल द्वीप। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को, इसका ये वाला प्रश्न हम पहले ही पूछ चुके हैं आपसे, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक, और जो न्यूजीलैंड की आपसे पूछे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी। कुक जल संधि किसके बीच में है, कुक जल संधि। तो यहाँ पे जो दो बड़े द्वीप हैं, न्यूजीलैंड के जो दो बड़े द्वीप हैं उनको अलग करती है, न्यूजीलैंड के जो बड़े द्वीप हैं उनको अलग करती है कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दर्रे से संबंधित प्रश्न, दर्रे से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे लिए गए हैं। देखिए जोजिला दर्रा की बात करें तो किस राज्य में है, तो जोजिला दर्रा की बात करें इसका मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, लेह से जाता है, लेह से श्रीनगर तक इसका मार्ग जाता है, लेह से श्रीनगर तक ये जोजिला दर्रा का मार्ग जाता है। जो कि लेह आप जानते हैं लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, और श्रीनगर कहाँ की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और ये किस राज्य में जोजिला दर्रा पूछे तो पहले तो था ये कहाँ पे, पहले था, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में था पहले। लेकिन अब वर्तमान समय में ये कहाँ पे है, वर्तमान समय में जो ये दोनों यूनियन टेरिटरी बने, कब बने, 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बनते हैं, तब ये लद्दाख राज्य में आ गया है, लद्दाख राज्य में ये जोजिला दर्रा आ गया है। पाल घाट दर्रा की बात करें, ये आपका केरल से तमिलनाडु जाता है, केरल से
तमिलनाडु जाता है, पालघाट दर्रा केरल से तमिलनाडु जाता है। और ये नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी उसके दक्षिण में स्थित है, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है आपके कौन सी, ये पालघाट दर्रा। और नीलगिरी पे एक जनजाति याद रखेंगे, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति ये नीलगिरी पे निवास करते हैं। खैबर दर्रा की बात करिए, पाकिस्तान का दर्रा है, पाकिस्तान के उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है ये आपका खैबर दर्रा। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे, ये श्रीलंका में स्थित है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका का दर्रा है। बात करें नाथुला जयलेपला, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में स्थित दर्रा है, सिक्किम में स्थित दर्रा है। आप लोग बताएंगे कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में, ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप लोग केटू गार्डविन ऑस्टिन को पढ़ते हैं। ये हिमालय का नहीं है, ये आपका ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ट्रांस हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, जबकि हिमालय की पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में। माना नीति लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे, उत्तराखंड के दर्रा है, माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड का दर्रा है, जो कि भारत में स्थित है। बात करें सिपिकला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बात करते हैं बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, और फिर ये बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। बात करते हैं तूजू दर्रा कहाँ पे, ये मणिपुर में है, मणिपुर में तूजू दर्रा है, ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा पे स्थित है, मणिपुर और म्यांमार की सीमा पे तूजू दर्रा। थालघाट दर्रा की बात करें तो भारत में स्थित है, भारत के कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में ये मार्ग देता है आपका कहाँ से कहाँ तक का, तो ये जाता है आपका मुंबई से लेके नागपुर तक ये जाता है, मुंबई से नागपुर जाता है क्या आपका थालघाट दर्रा, मुंबई से नागपुर जाता है। बात करते हैं भोरघाट दर्रा, तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये मुंबई से लेके जाता है, मुंबई से पुणे तक जाता है आपका भोरघाट दर्रा, मुंबई से पुणे जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ये सर्वाधिक, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं नाइट्रोजन 78% में। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, तो आर्गन सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है ऐसा जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत का अभी पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किस कारण, किस जो पद्धति से, ये विकिरण विधि द्वारा ये गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि से द्वारा होता है, विकिरण विधि से गर्म होता है वायुमंडल। ठीक, आगे बात करते हैं। और वायुमंडल में अस्थाई जो तत्व है वो क्या पाए जाते हैं, वायुमंडल का अस्थाई तत्व किसे कहते हैं, तो वायुमंडल का अस्थाई तत्व यहाँ पे जलवाष्प होता है, क्योंकि ये अस्थाई रूप से विद्यमान होता है। ठीक, बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार है, और एक गैस आपका मीथेन याद रखेंगे, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये जिम्मेदार गैसें हैं। बात करें सूर्य की तीव्र किरणों को रोकने का कार्य कौन सा गैस करता है, तो ओजोन गैस करता है, ओजोन गैस करता है, सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं उसे रोकने का काम करता है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, 14 किलोमीटर है क्षोभ मंडल से धरातल की ऊंचाई। और क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे मौसमी परिवर्तन का छत कहा जाता है, इसे मौसम परिवर्तन का क्या कहा जाता है, परिवर्तन का छत कहा जाता है, मौसम परिवर्तन का छत कहा जाता है इसे। ठीक, और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है किस मंडल में होती है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये आपके जो क्षोभ मंडल है उसमें होती है। ठीक, और इसमें सर्वाधिक घनत्व किस वायुमंडल में पाया जाता है, सर्वाधिक घनत्व किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और सर्वाधिक जलवाष्प भी किस में पाया जाता है, सर्वाधिक जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कितने प्रतिशत जलवाष्प, 90% यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर ऊंचाई जाने पे यहाँ पे तापमान में कितनी कमी आती है, तो 1 डिग्री यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है।
और मेघ गर्जन किस में होता है? मेघ गर्जन की बात करें ये मतलब मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, मेघ गर्जन की बात करें तो बिजली चमकना जो भी हो सब इसमें क्षोभ मंडल में ही होते हैं। बात करते हैं 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपर सीमा कौन सी है? क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल मिलेगा। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ये समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। ठीक, बात करते हैं ये इसका काम क्या है? ओजोन परत को पराबैंगनी किरण को रोकना। पराबैंगनी किरण को, सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उसे रोकने का काम क्या कौन करता है? ये आपका क्षोभ ओजोन परत करता है, पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करता है। ठीक, रेडियो तरंगों का गमन कहाँ पे होता है? ये आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का जो गमन है वो आयन मंडल में होता है। और सैटेलाइट वगैरह कहाँ पे लगाए जाते हैं? ओजोन परत के अवक्षरण का कारण क्या है? तो ओजोन परत के जो अवक्षरण का कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये ओजोन परत के अवक्षरण का कारण। ठीक, बात करें ओजोन परत के छिद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। ओजोन परत का जो चित्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक, बात करते हैं हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में स्थित उड़ते हैं। और ये समताप मंडल में ही क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है तापमान का ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तापमान का ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक, इस वजह से यहीं पे उड़ाए जाते हैं ताकि आराम से सिग्नल वगैरह पहुंच सके और यात्री अपना यात्रा अच्छे से कर सके। और गरजता चालीसा किसे कहते हैं? देखिए, गरजता चालीसा की बात करें, इसका अन्य नाम क्या क्या है? गरजता चालीसा का अन्य नाम, तो इसको देखिए प्रचंड पचासा भी कहते हैं, प्रचंड पचासा भी कहते हैं, प्रचंड पचासा भी कहते हैं और चीखता साठा भी कहते हैं। इसे चीखता साठा भी कहते हैं। किससे? गरजता चालीसा, प्रचंड परासा और चीखता साठा भी इसे ही बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश पे जो पवनें चलती हैं, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो पवनें चलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पछुआ पवनें। उसे क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं, पछुआ पवनें। और ये पवनें क्या करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड परासा, गरजता चालीसा और चीखता साठा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, हवा की गति की माप किस में की जाती है? तो एमिनोमीटर से की जाती है। एमिनोमीटर से की जाती है। हवा की गति की माप एमिनोमीटर से की जाती है। व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? तो जो अश्व अक्षांश से चलती है, अश्व अक्षांश। अब आप लोग बताएंगे कि अश्व अक्षांश कहते किसे है? अक्षांश से डोलड्रम की ओर चलने वाली हवाओं को, डोलड्रम की ओर जो हवाएं चलती हैं, जो चलने वाली हवाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यापारिक पवनें। और अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर, ये आपका ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर ये 30 डिग्री अक्षांश और यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 30 डिग्री अक्षांश जो नीचे यानी कि साउथ में, यहाँ पे जितने भी पवनें चलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अश्व अक्षांश की पवनें कहते हैं। अश्व अक्षांश की पवनें कहते हैं, इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। अब बात करें ग्लोब पे, यहाँ पे देखिए डोलड्रम क्षेत्र किसे कहते हैं? ये ग्लोब हो गया आपका, ये इक्वेटर हो गया यानी कि 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। और यहाँ से जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र। इसे डोलड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से जो उत्तरी अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक, इसका एक अन्य नाम भी है व्यापारिक पवनें का, वो लोग आप लोग बताएंगे। ठीक, डोलड्रम को क्या कहते हैं? डोलड्रम को शांत पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम को शांत पेटी भी कहते हैं। ठीक, बात करते हैं भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश कहाँ करते हैं? ये दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम में। वायुदाब सामान्य कहाँ होता है? तो ये पृथ्वी की सतह
इस समुद्र की सतह पे वायुमंडल समान होता है। समुद्र सतह पे क्या होता है, वायुमंडल सामान्य होता है। और समुद्र सतह पे कितना होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि इंच में पूछे जाए, इंच में पूछा जाए, यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे इंच में पूछा जाए कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे कि 29.92 इंच होता है, 29.9 इंच होता है। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 76 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे जो दाब है। और बात करते हैं यहाँ पे अगर मिली बार में पूछे तो 1013.25 मिली बार होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। डोलड्रम पेटी का विस्तार आप लोग देखिए यहाँ पे कि 10 डिग्री साउथ से, 10 डिग्री साउथ से और 10 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से आप 10 डिग्री साउथ जाएंगे और 10 डिग्री नॉर्थ जाएंगे। इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, उसे डोलड्रम पेटी कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो अश्व अक्षांश की बात करें तो जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देखिए, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इससे आप जो ऊपर जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ में जाने पे ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, और 30 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री साउथ तक, ये 30 डिग्री साउथ तक यहाँ के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, बात करते हैं ग्लोब पर दाब पेटियों की संख्या कितनी है, 7 पेटी है। ये आपका ग्लोब हो गया, तो ये आपका भूमध्य रेखा 3 दाब पेटी ऊपर हो गए, यहाँ पे 22 डिग्री, यहाँ पे 66 डिग्री और है, और 3 नीचे हो गया, और एक इक्वेटर, तो इस तरह से 7 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं वायुमंडल में अचानक कमी आने का जो संकेत है वो क्या है, ये तूफानी मौसम का संकेत होता है, तूफानी मौसम का संकेत होता है वायुमंडल में अचानक कमी आने पे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी के 29 किलोमीटर तक कितने प्रतिशत वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है, तो पृथ्वी से 29 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो यहाँ पे लगभग 97% वायुमंडल का विस्तार इसी में पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो देखिए तिब्बत का पठार कहाँ पे स्थित है, तिब्बत का पठार जो है वो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है। कुनलुन पर्वत के बीच में है तिब्बत का पठार, हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है। ठीक, यहाँ पे तिब्बत का पठार स्थित है। विश्व में कितने प्रतिशत पठार है, विश्व में देखिए बात करें तो पठार की तो 33% भाग पे पठार है, विश्व में 33% भाग पे पठार है। विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या पठार पे निवास करती है, 9% ऐसी जनसंख्या है जो विश्व में पठार पे निवास करती है। बात करते हैं जो पठार पर्वतमाला से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो पर्वतमाला से घिरे होते हैं। ठीक, बात करें विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार वो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, और ये हिमालय के उत्तर और कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है। और कोटवार का पठार कहाँ पे, ये पाकिस्तान का पठार है। कोटवार का पठार ये पाकिस्तान का पठार है। ठीक, पाकिस्तान में स्थित पठार है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें लोयस का पठार, ये कहाँ पे है, चीन में है, लोयस मैदान भी चीन में है। विंध्य पठार कहाँ पे है, भारत का पठार है विंध्य पठार। जानते हैं आप लोग दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर पठार को विश्व की छत कहते हैं। बात करें किस पठार के टीन उत्खनन किया जाता है, जो बोलीविया का पठार है वहां से क्या किया जाता है, टीन का, बोलीविया का पठार है, यहाँ से टीन का उत्पादन किया जाता है। बोलीविया के पठार से टीन का उत्पादन किया जाता है। बात करें कोलोराडो पठार और मसूरी का पठार, ये कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। कोलोराडो और मसूरी का पठार स्थित है। बात करते हैं मेसेटा का पठार कहाँ है, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका कौन सा है, ये टेलीग्राफिक पठार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप लोग बताएंगे कि मेसेटा का पठार आपसे पूछे कहाँ पे, मेसेटा का पठार कहाँ पे है, ये स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पे स्थित है। स्पेन एंड पुर्तगाल की सीमा पे स्थित है मेसेटा का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, तो 563 बीसी में हुआ था बुद्ध का जन्म। 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ इनका मूल नाम था। इसे एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। ठीक, बात करें बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे होता है, तो जन्म स्थान की बात करें लुम्बिनी में हुआ था, जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। और प्रॉपर स्थान की बात करें तो रुक्मिणी देवी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे हुआ था। बात करें मृत्यु की कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में पर्यटक स्थल में लुम्बिनी और कुशीनगर, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, आप लोग भी जाइए। और बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण है। ये बुद्ध की जो आपका गृह त्याग की घटना है, महाभिनिष्क्रमण है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अब बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है, इसे बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चल के इसे शशांक ने क्या कर दिया था, कटवा दिया था, शशांक ने कटवा दिया था। बात करें बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बुद्ध का जो सबसे पहला उपदेश था। और ये कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश आपसे पूछे कि किस जगह पे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे बुद्ध ने, श्रावस्ती में। बुद्ध के शरीर के कितने स्तूपों में बांटा गया, 8 स्तूपों में बांटा गया, ठीक, अलग अलग जगह। ठीक, बात करें अष्टमार्ग की शिक्षा किसने दी थी, तो भगवान बुद्ध ने दी थी अष्टमार्ग की शिक्षा। ठीक, बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, तो बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बात करें जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है, तो बुद्ध के बारे में मिलता है जन्म, जो बुद्ध के जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में मिलता है, पूर्व जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। बात करें बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ पे किया गया है, तो विनय पिटक में किया गया, विनय पिटक में किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। बुद्ध की जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति ये सभी की सभी कहाँ पे हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वैशाख पूर्णिमा के दिन में हुआ था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित है, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से ही संबंधित है अजंता की गुफा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से संबंधित प्रश्न है और ये यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की, तो जियाउद्दीन बर्नी किया था। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने किया था तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना। और फुतुह सलातीन के लेखक कौन है, फुतुह सलातीन के लेखक कौन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको लिखा था अबुल मालिक और कौन, इसामी ने इसे लिखने वाले थे अबुल मलिक इसामी। कब लिखे थे, 1350 में लिखे थे। और हाल गाथा सप्तसाती के लेखक कौन है, हाल गाथा सप्तसाती के लेखक हाल हैं, हाल ने इसकी रचना की थी। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। बात करते हैं विशुद्ध मार्ग के लेखक कौन है, विशुद्ध मार्ग के लेखक यहाँ पे युद्ध घोष हैं इसके लेखक। बात करें तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है इसके लेखक, जियाउद्दीन बर्नी है इसके लेखक। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अमुक्त मालदा के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय हैं अमुक्त मालदा के लेखक। ठीक, बात करते हैं रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हर्ष ने इसके लिखा था, हर्ष इसके लेखक है। कविराज मार्ग के लेखक कौन है, अमोघ वर्ष है, कविराज मार्ग के लेखक अमोघ वर्ष हैं। ठीक, बात करें स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन है, भास हैं इसके लेखक भास ने हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, किस भाषा में किया था, भाषा की बात करें ये संस्कृत भाषा में किया था। और ये किससे संबंधित था,
ये राजनीति से संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित विषय था। और बात करते हैं इनका अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चंद्रगुप्त का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इसे कौटिल्य भी कहते हैं, और फिर इन्हें चंद्रगुप्त भी कहते हैं। इसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये कहते हैं, इनका अन्य नाम है। तब मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन है, ठीक। और इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, ये हमको याद नहीं आ रहा था, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। किसे, ये आपके कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।